नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने पैडी के कुछ बिंदुओं के बारे में देखे थे और इस वीडियो में हम उसके आगे का देखेंगे। तो हमने देखा था कि जो ये हस्क होता है राइस में, उसके बड़े भाग को लेमा कहते हैं, छोटे भाग को पेलिया कहते हैं। तो दोस्तों ये पैडी से हस्क को हटाना हलिंग कहलाता है और जो हलिंग परसेंट पैडी का होता है वो 66% होता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका कहने का मतलब ये होता है कि यदि आप 100 kg पैडी धान के मिल में ले जाएंगे तो आपको 66 किलो राइस मिलेगा, ठीक ना। फिर उसके बाद दो चीज़ें यहाँ आपको याद रखना है कि जो प्लूमूल होता है उससे स्टेम निकलता है, जो रेडिकल होता है उससे रूट निकलता है। फिर अगर पैडी के हम सोइंग की बात करें यानी बुवाई की बात करें तो उसका जो टाइमिंग है वो अस, अमन, बोरो, ये 3 प्रकार का राइस होता है। यानी कि आप राइस को अप्रैल मई में बोएंगे तो उसको अस बोला जाएगा और यदि जून जुलाई में बोएंगे तो उसको अमन बोला जाएगा। इसी प्रकार यदि आप नवंबर दिसंबर में उसको सोइंग करेंगे तो उसको बोरो बोला जाएगा। अगर इसके स्पेसिंग की बात करें तो इसका 20 to 10 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ ध्यान देना है कि ये सेंटीमीटर में है, ठीक ना। उसके बाद जो ये 20 है ये रो टू रो डिस्टेंस है यानी पंक्ति से पंक्ति की दूरी, और जो ये 10 सेंटीमीटर है ये है प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस यानी पौधे से पौधे के बीच की दूरी। फिर दोस्तों अगर हम सीड रेट यानी बीज दर की बात करें तो ये अलग अलग मेथड के लिए अलग अलग होता है। ब्रॉडकास्ट यानी छिड़कवा विधि के लिए 100 kg पर हेक्टेयर होता है। ड्रिलिंग मेथड के लिए 60 kg पर हेक्टेयर होता है। हाइब्रिड राइस यानी संकर धान के लिए 15 kg पर हेक्टेयर होता है। यह 2020 में बीएचओ में पूछा गया है, ठीक ना। अगर डेपोक मेथड के लिए 1.5 to 3 kg पर वर्ग मीटर होता है, इसको ध्यान देना है, ये वर्ग मीटर में है, ठीक। अगर हम बात करें इसका मेथड की कि हम बुवाई कैसे कैसे करेंगे तो पहला मेथड है ब्रॉडकास्टिंग यानी डायरेक्ट छिड़काव विधि है, दूसरा ड्रिलिंग मेथड है और तीसरा ट्रांसप्लांटिंग मेथड है। अगर ट्रांसप्लांटिंग मेथड में क्या होता है कि पहले हम नर्सरी लगाएंगे फिर उसको मेन फील्ड में बुवाई कर उसका ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो बेस्ट स्टेज होता है यानी कि जो नर्सरी होता है उसको हम मेन फील्ड में कब वो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो उसको याद रखना है कि इसका जो 3 to 4 लीव्स होगा यानी जब नर्सरी में जो पौधे की 3 से 4 लीव्स आ जाएंगे या 20 से 30 डेज का वो हो जाएगा नर्सरी, तब उसको मेन फील्ड में रोपाई कर देना है, तो इसको याद रखना है। फिर दोस्तों ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो हम नर्सरी बनाएंगे तो उसके लिए अलग अलग विधियां हैं। जो पहला मेथड है वो डेपोक मेथड है और इस मेथड की जो खोज हुई थी वो फिलीपींस में हुई थी, ठीक। ये डेपोक मेथड ये पूछा गया था 2018 में, उसमें डायरेक्टली यह दे दिया था DAPOG मेथड किस प्लांट से संबंधित है, तो वो पैडी या राइस से संबंधित है। इसमें जो है नर्सरी जब हम डेपोक मेथड से नर्सरी तैयार करते हैं तो जो ये प्लांट है वो 12 दिन में तैयार हो जाता है, यानी कि 12 दिन में आप उसको मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल अगर अदर मेथड से करेंगे तो आपको 20 से 30 दिन में वो तैयार होता है ट्रांसप्लांटिंग के लिए। इसमें यही बेनिफिट है कि ये आपके 12 दिन में ही तैयार हो जाएगा। दोस्तों जो इसमें सीड रेट है डेपोक मेथड में वो 2 से 5 गुना ज़्यादा लगता है, यानी कि आपको 1 वर्ग मीटर में 1.5 to 3 kg लगता है, तो इसमें 2 से 5 गुना ज़्यादा लगता है। और इसके फ्लावरिंग की बात करें दोस्तों डेपोक मेथड से अगर आप खेती करते हैं तो आपको जो फ्लावरिंग है पैडी में वो 4 दिन पहले ही आ जाएगा, यानी नॉर्मल कंडीशन से 4 दिन पहले आ जाएगा। इसमें जो 25 से 30 वर्ग मीटर है वो 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। तो इसमें ये पॉइंट है, ये डेपोक मेथड किस विधि के किस प्लांट से संबंधित है पैडी। दूसरा ये 12 दिन में वो तैयार हो जाता है। कई बार पूछे गए हैं तो इनको दोनों को मोस्टली याद करना है और सभी को पढ़ाई करना है। दूसरा दोस्तों जो कल्टीवेशन का पैडी का कल्टीवेशन का मेथड है वो श्री विधि है यानी SRI मेथड है। ये सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें सिंपली यही पूछा जाता है कि SRI मेथड किस क्रॉप से संबंधित है, तो वो पैडी से संबंधित है। अब हम पैडी के कुछ इम्पोर्टेंट वैरायटी के बारे में देखेंगे। तो यहाँ केवल हम इम्पोर्टेंट वैरायटी जो कंफ्यूजिंग है उनके बारे में बता रहे हैं, और जो इसका और वैरायटी है जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से तो उसका आपको जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप उसको प्राप्त कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो वैरायटी के बारे में डिस्कस करें तो पहला वैरायटी है TN1। तो दोस्तों जो TN1 है इसका नाम है
ताइचुंग नेटिव वन, और ये जो है फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी इन द वर्ल्ड है। यानी कि TN1, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पैडी का फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी इन द वर्ल्ड कौन है, तो TN1 है। ठीक, उसके बाद IR8 है, तो IR8 है फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी इन द वर्ल्ड। इसको कहाँ से बनाया गया था, एरी मनीला। एरी मतलब इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिलीपींस, मनीला। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको भी याद रखना है। तो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला, ये IR8 है, और ये जो है IR8 है फर्स्ट हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी है दोस्तों। इसके बाद हम बात करें कि जो ये TN1 है और IR8 है, इसको इंडिया में कब भारत लाया गया। तो अगर ऐसा पूछा जाता है कि कौन सी वैरायटी है पैडी की जो कि इंडिया में पहली बार लाया गया है, तो जो पहला वैरायटी है वो है TN1, जिसको 1964 में लाया गया था। उसके बाद जो दूसरा वैरायटी है वो IR8 है, जिसको 1965 में लाया गया था। फिर हम बात करें दोस्तों कि जो फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी है वो जया है, और ये जया को कैसे बनाया गया था, जया को TN1 और टाइप 141 दोनों के क्रॉस करके बनाया गया था जया। तो इसमें याद रखना है कि जो TN1 था ये फीमेल था, ठीक, जो टाइप 141 था ये मेल था। इसमें उल्टा अगर कर देंगे तो यानी कि इसको टाइप 141 को अगर फीमेल कर देंगे और TN1 को मेल कर देंगे तो दूसरा वैरायटी बन जाएगा पद्मा। तो इसमें विशेष ध्यान देना है इसका कि फीमेल जो था जय बनाने में फीमेल का कार्य TN1 कर रहा था, और जो टाइप 141 था वो मेल का कार्य कर रहा था। इसको कहाँ बनाया गया था जय को, तो जय को दोस्तों IARI में, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो इसको भी याद रखना है कि IARI में बनाया गया था। बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, वो डॉक्टर शास्त्री थे। तो दोस्तों जो ये जया वैरायटी है ये दोनों से बढ़िया है, यानी IR8 से भी बढ़िया था और TN1 से बढ़िया था, इसलिए इसको मायरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा गया, यानी कि भारत का चमत्कारी धान। तो इतना हम आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों PRS10 है, तो इसको याद रखना है कि ये फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती राइस है इन द वर्ल्ड है। फिर ये CORH है, CORH1 है, जिसको 1994 में बनाया गया था। ये फर्स्ट हाइब्रिड राइस इन इंडिया है, ठीक ना। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखना है, और ये जो कंफ्यूजिंग है उनको हम दिखाए हैं, जो इसका PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। पैडी के अब हम क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की बात करें, यानी कि सिंचाई की क्रांतिक अवस्था। तो दोस्तों सिंचाई का क्रांतिक अवस्था का मतलब ये होता है कि अगर इस स्टेज में अगर हम पानी नहीं देंगे तो जो हमारा क्रॉप है वो डैमेज हो जाएगा, वो उतना उत्पादन नहीं देगा जितना देना चाहिए, ठीक ना दोस्तों। तो अगर इसका जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन पैडी होता है वो बोटिंग स्टेज होता है, और ये मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पैडी का मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन है वो क्या है, तो वो बोटिंग स्टेज होता है, और सेकंड नंबर में टिलरिंग स्टेज है, तो ये इससे कम इम्पोर्टेंट होता है। फिर दोस्तों अगर मैन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात करें तो इसमें जो NPK का यूज करेंगे हम 100 kg NPN है। ये इसमें ये है कि ये N का 100 kg है, P का 60 kg है, और K का 60 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम NPK देंगे, ठीक। इसमें हम लोग जिंक सल्फेट का भी यूज करते हैं, वो 25 kg पर हेक्टेयर है। दोस्तों आपको आगे जब हम डिसीज पढ़ाएंगे तब पता चल जाएगा कि जिंक सल्फेट का यूज हम क्यों करते हैं। यहाँ पर हम दोस्तों ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी की बात करें तो पैडी में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी 30 से 40% होता है, ठीक ना। 30 से 40% कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप 100 kg नाइट्रोजन इसमें देते हैं तो उसका केवल 30 से 40 kg ही यूज हो पाता है। यहाँ पर दोस्तों दो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जब हम पडलिंग करते हैं, पडलिंग आगे आपको हम बताएंगे, तो जो सॉइल में है दो प्रकार का लेयर बनता है, तो 1 से 10 mm तक मिलीमीटर तक ऑक्सीडाइज्ड जोन होता है, और उसके नीचे वाला जो जोन है वो रिड्यूस्ड जोन है। तो इसमें ये याद रखना है कि जो अमोनिकल फर्टिलाइजर होंगे उनको रिड्यूस्ड जोन में नहीं डालना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो हम मैन्योर का भी कुछ प्रयोग करते हैं,
पैडी में। तो जो बीजीए है, बीजीए का प्रयोग अजोला के साथ किया जाता है और ये दोनों सिम्बायोटिक हैं। सिम्बायोटिक कहने का मतलब सहजीवी हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीजीए का प्रयोग पैडी में किसके साथ किया जाता है, तो इसको ये याद रखना है कि ये अजोला के साथ किया जाता है। अजोला और बीजीए साथ साथ प्रयोग करते हैं और ये क्या काम करते हैं पैडी में, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। फिर दोस्तों एजोटोबैक्टर है। एजोटोबैक्टर का क्या काम है, तो ये एजोटोबैक्टर भी नाइट्रोजन फिक्स करता है और ये नॉन सिम्बायोटिक है, मतलब ये स्वतंत्र है। इसको ऐसे केवल एजोटोबैक्टर डाल देंगे तो भी ये नाइट्रोजन फिक्स करेगा, लेकिन जब अजोला को आप अजोला केवल डाल देंगे तो ये नहीं करेगा, इसके साथ आपको बीजीए भी डालना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये नॉन सिम्बायोटिक है, ठीक। उसके बाद हम पैडी के बीड की बात करें तो ये दो इंपॉर्टेंट बीड है, इसको आपको याद रखना है। पहला है बर्नयार्ड ग्रास, जो जिसका बोटेनिकल नेम है इकाइनोक्लोबा क्रुसगैली। दूसरा है वाइल्ड राइस, इसका जो बोटेनिकल नेम है इकाइनोक्लोबा कोलोनम है। दोनों में आपको डिफरेंस देखना है कि बर्नयार्ड ग्रास में क्रुसगैली है और वाइल्ड राइस में, ये जो वाइल्ड राइस है उसमें कोलोनम है। दोस्तों ये जो बीड हैं इनको किल करने के लिए हम प्रोपेनिल और ये ब्यूटाक्लोर की यूज करते हैं। तो ये याद रखना है कि पैडी में हम किन हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, तो ये प्रोपेनिल और ब्यूटाक्लोर का प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों हर्बिसाइड और बीडीसाइड में अंतर है, वो हम आपको बीड साइंस में बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक। तो यदि आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि हर्बिसाइड बीडीसाइड क्या दोनों सेम है या अंतर है, तो आपको वहाँ बताया जाएगा। दोस्तों एक बात ये याद रखना है कि DSR जो है यानी डायरेक्ट सीडेड राइस, ये कहने का मतलब ये है कि जब हम राइस को ब्रॉडकास्टिंग विधि से बोते हैं तो वहाँ पर ये जो बीड है उसका ज़्यादा प्रभाव होता है, यानी कि मोर नंबर ऑफ बीड्स होते हैं DSR विधि में। जबकि जब हम ट्रांसप्लांटिंग विधि में राइस को बुआई करते हैं तो वहाँ पर कम होते हैं, ये जो बीड हैं वहाँ कम होते हैं, ट्रांसप्लांटिंग में कम होते हैं और DSR यानी कि डायरेक्ट सीडेड राइस में ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखना है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में हम लोग जो राइस के बारे में और है वो आपको डिस्कस करेंगे। कुछ लोगों को ये लगता है कि केवल इतना पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है, अभी राइस के बारे में और बहुत ज़्यादा है, तो वो सारा डिस्कस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो आप अभी इतना पढ़ते रहिए और यदि कहीं पर डाउट होता है तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।